टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां होली में हत्या कई हुई, जिसके बाद ताज़ा मामला अब नैनी बाजार का सामने आया है, जिसमें एक बक्सा फर्नीचर व्यापारी के पड़ोस में रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार नीरज तिवारी के साथ जमकर मारपीट की। इसमें नीरज तिवारी को गंभीर चोट आई है। वहीं सीसीटीवी में सारा मामला कैद हो गया और जब सीसीटीवी वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई और दिनेश तिवारी, संजय तिवारी, सुरेश तिवारी, राजेश तिवारी संग 22 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई। मगर अभी तक घटना को अंजाम देने वाले ये सभी लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और नैनी पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। वहीं अब देखना यह है कि पुलिस इनको गिरफ्तार करती है या लीपापोती में रहती है। सीसीटीवी खुला सामने आया है, जिसमें जमकर दबंगों ने दुकानदार की पिटाई करी है। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज की 3 उप निरीक्षक, 4 मुख्य आरक्षी व 10 आरक्षी में से 7 पुरुष आरक्षी, 3 महिला आरक्षी पर गिरिगाज किया निलंबित। बता दें, लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद प्रयागराज में कतिपय पुलिस की कमी 30 दिवस व उससे अधिक समय से ड्यूटी अवकाश बिना अनुमति अवकाश स्वीकृत किए गैर हाजिर चल रहे पुलिस कर्मियों पर आज एसएसपी प्रयागराज की गाज गिरी है, जिसमें निलंबित होने वाले उप निरीक्षक उज्जवल राय थाना कर्नलगंज, उप निरीक्षक गिरजेश मिश्रा पुलिस लाइन, उप निरीक्षक गौतम मुनि प्रसाद यातायात पुलिस, मुख्य आरक्षी दूधनाथ यादव 112, आरक्षी प्रज्वल पांडे थाना औद्योगिक क्षेत्र, मुख्य आरक्षी नरसिंह पुलिस लाइन, मुख्य आरक्षी धर्मेंद्र सिंह पुलिस लाइन, मुख्य आरक्षी गोपाल चंद्र राय पुलिस लाइन, आरक्षी जगदीश पुलिस लाइन, आरक्षी रविशंकर पुलिस लाइन, आरक्षी धर्मेंद्र कुमार पुलिस लाइन, आरक्षी भानु प्रताप पुलिस लाइन, आरक्षी दिनेश चंद पुलिस लाइन, आरक्षी आशुतोष कुमार पुलिस लाइन, महिला आरक्षी वंदना सिसोदिया पुलिस लाइन, महिला आरक्षी सविता वर्मा पुलिस लाइन, महिला आरक्षी मनसू बनवाल पुलिस लाइन को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कश्मीर फाइल पर अब यूपी सरकार ने टैक्स फ्री किया है और साथ ही उसको लेकर अब राजनीति गरमाई है, वहीं अब कश्मीर फाइल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद उर्फी ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने गोधरा का भी मामला उठाया है। और क्या कुछ कहा है जावेद उर्फी ने, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। कश्मीर फाइल जो आई है, इसमें जो फैक्ट है, जो बहुत सारे वीडियो पर आ रहा है, बहुत सारे लोग जो कश्मीरी पंडित हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वहाँ से जो है आरटीआई से रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से केवल 89 कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए हैं 1600 कुछ के अंदर। तो ये जो फिल्म आई है, इससे सांप्रदायिकता जो है वो फैल रही है। ऐसी फिल्म जो है हिंदुस्तान में नहीं बननी चाहिए, जिससे कि हिंदू मुसलमान के भाईचारे में कोई फ़र्क आ गया। क्या लगता है आपको 2024 की तैयारी है? बिल्कुल, हम लोग 2024 की हम लोग तो कर ही रहे हैं तैयारी, लेकिन भाजपा जो है वो सांप्रदायिकता को फैला कर वो कर रही है तैयारी। तो 2024 को देखते हुए किया जा रहा है? कितनी गलत है वो फिल्म। आप कुछ हकीकत दिखाइए। जब कुछ जगह से उसका विरोध हुआ तो आज तकरीबन 7 फिल्म की 7 सीनों को काटा गया है। ऐसी फिल्म क्यों बना रहे हो? गोधरा पर भी तो आई थी फिल्म, वो क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई थी। और वो वाली फिल्म जो है वो चल नहीं पाई। अभी आज तक हरिजनों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, वो वाली फिल्म भी तो नहीं हो रही, उसका भी तो प्रचार नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी फिल्म मत बनाओ जिससे देश की सांप्रदायिकता पर फ़र्क पड़े। मैं समझता हूँ ऐसी फिल्म बननी नहीं चाहिए।
संगम नगरी प्रयागराज में शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जीत की खुशी मनाने 55,000 वोट से जीत के बाद आज उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता को दिया। साथ ही उन्होंने महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता के घर पहुंचकर केक काटकर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता को केक खिलाया, तो महापौर ने भी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को केक खिलाया। इस मौके पर क्या कुछ कहा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने, आइए सुनाते हैं आपको। आज लोग शहर उत्तरी विधानसभा में माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से, सहयोग से, संघर्ष से जो एक ऐतिहासिक जीत हुई है और जो पिछली बार की लीड को हम लोगों ने और बढ़ा लिया और 55% ऑफ दी पोल वोट पाया है, 55,000 वोट पाया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय महापौर अभिलाषा गुप्ता जी का है, माननीय नंदी जी का है। और मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के किसी भी कल्चर में मिस्टर लक का कंसेप्ट नहीं होता, लेडी लक का कंसेप्ट होता है। और मेरे हर इलेक्शन में आपने जब फीता काटा है तो उसके बाद मुझे ऐतिहासिक जीत मिली है। और पिछली बार जैसे कि मैंने बताया 35,000 की थी, इस बार 55,000 की है। उसी जीत को जिसकी शुरुआत माननीय महापौर जी के कर कमलों से हुई थी कार्यालय के उद्घाटन में, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं और ये केक काट के हम लोगों ने उसकी खुशियाँ मनाई हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है। दुनिया में पानी तो बहुत है, लेकिन फिर भी संसार में जल संकट का सामना कर रहा है। बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि दुनिया में मौजूद कुछ ही तरह का पानी इंसानी उपयोग और पीने के योग्य है। जल संरक्षण और रख रखाव को लेकर दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हर 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सही मायने में ये दिन जल के महत्व को जानने, समय रहते जल संरक्षण को सचेत होने और पानी बचाने का संकल्प लेने का दिन है। वहीं जब आज हम इस पूरे मामले पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर NB सिंह से बात की, किस तरह से जल को बचाया जा सकता है और किस तरह से जल का क्या महत्व है और किस तरह से मौजूदा समय में जल पर संकट है, तो क्या कुछ उनका कहना था और किस तरह से जल को बचाया जा सकता है, आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर NB सिंह का। देखिए, जल ही जीवन है, लेकिन आज जो आवश्यकता है दिवस दिनों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जल 24 घंटे की ज़रूरत है और आज हमारे जल स्रोत हैं ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जल की उपलब्धता कम होती जा रही है और जो जल बचा भी है धरती पर वो प्रदूषित होता जा रहा है। कारखानों के अपशिष्ट से, कीटनाशकों से, पेस्टिसाइड से और उर्वरक से, केमिकल रसायन जो निकल रहे हैं और अनट्रीटेड सीवेज से हमारा जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो हम जल स्रोतों को नियंत्रित करें। गांव में तालाब हुआ करते थे, शहर में भी तालाब होते थे जो जिनसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था। वेटलैंड हमारे कम होते जा रहे हैं, तो वेटलैंड और तालाबों को हम सुरक्षित करने की ज़रूरत है। और बरसात का पानी हमको हर जगह जहाँ जहाँ हो सके रोकना चाहिए, ट्रेंच बना करके, तालाब बना करके, गड्ढे करके। और शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पे घर है, सड़क है, और घर और सड़क के बीच में भी प्लेटफार्म बनते जा रहे हैं। वृक्षों के चारों तरफ एक इस एरिया छोड़ना चाहिए और वृक्ष वाटर एब्जॉर्प्शन के एक अच्छे साधन हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग से भी हमको बचना पड़ेगा, जहां हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, वर्षा अनियंत्रित होती जा रही, सूखा पड़ता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए, परिवर्तन रोकने के लिए हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना चाहिए लोगों को। सर, इसका किस तरह से कितना महत्व है? देखिए, जो रिसोर्स है हमारे पास, वाटर डिप्लीशन होता जा रहा है, वन कटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। आप सोचिए, जितना वृक्ष ऊपर है उतना जड़ें नीचे हैं। और वो जैसे हमारे शरीर में रोम होते हैं, उस तरह वृक्ष धरती के रोम होते हैं, हेयर्स होते हैं, और उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, पानी रुकता है, बहता जाता है, नहीं तो सब रन ऑफ होता है। और सिल्टेशन के नाते अनियंत्रित खुदाई, सैंड माइनिंग से नदियाँ उथली होती जा रही हैं और नदियाँ उथली होने से पानी का प्रवाह बहता जा रहा है। पानी जाके समुद्र में होगा, समुद्र का पानी हमारे किसी काम का नहीं है। तो लगातार काम भी कर रहे हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, हमारा तय है कि वृक्ष, जल, वायु, जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। एक तो शुद्धता की बात है, हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, बायोमास बर्निंग ना करें, कूड़े को जलाएं ना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। इससे हम क्लाइमेट चेंज को भी कम कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। लोग चिंतित हैं कि 2050 तक
धरती का तापमान 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी पर कैसे रोका जाए। आप सोचिए कनाडा में कैसे लोग मरे हैं, विक्टोरिया शहर में 600 लोग जिनके घरों में एसी नहीं थे, जहां बर्फ़ गिरती है मर गए। रासा में भी यही समस्या हुई थी 35 डिग्री सेल्सियस पे। आज मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप सोचिए आपका सर्वाइवल कैसे होगा। गर्मी से रेफ्रिजरेशन से ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, बायोमास बर्निंग से ग्रीन हाउस गैसेज निकल रही हैं, कार्बन इमिशन होता जा रहा है और उनके एब्जॉर्प्शन कम होते जा रहे हैं। आप समझिए एक मनुष्य साल भर में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और एक वृक्ष विकसित पूरी लाइफ 3.5 लाख टन CO2 अवशोषित करता है। तो आप इस तरह एक बैलेंस करना है। 10 वृक्ष हमको साल भर की पूरे लाइफ में एक व्यक्ति को ऑक्सीजन सप्लाई आपूर्ति कर सकते हैं। इस तरह नेचर के साथ चलना पड़ेगा हमको। संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को हमारे पूर्वज पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, जंगलों की, वृक्षों की, जीव जंतुओं की पूजा करते थे। इनके सबके संरक्षण की ज़रूरत हमको, बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है और वृक्ष अधिक से अधिक लगाए जाएँ, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, तालाबों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, वेटलैंड को सुरक्षित किया जाए, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। नदियों का विरल प्रवाह भी ज़रूरी है, लेकिन नदियों की जो सिल्टेशन से गहराई कम होती जा रही है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। थैंक यू। मैं प्रोफेसर NB सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पेट्रोल के बढ़ते दाम के बीच ई-साइकिल की मांग बढ़ने लगी है। जिले में हर महीने 20 से 25 ई-साइकिल बाज़ार में व कुछ साइकिल ऑनलाइन के माध्यम से खरीदी जा रही हैं। एक बार फुल चार्ज करने लेने पर ई-साइकिल 35 से 60 किलोमीटर का सफ़र आसानी से तय कर लेती है। शहर के लोकल सफ़र करने वालों के लिए एवं दूसरे शहर से आकर यहां पढ़ाई नौकरी करने वालों को भी ई-साइकिल खूब भा रही है। पेट्रोल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण लोग अब ऐसे वाहन तलाशने लगे हैं जिससे चलने में दुर्घटना का खतरा ना हो और उन पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े। इसमें से ई-साइकिल उन लोगों को सबसे ज़्यादा भा रही है। ई-साइकिल काफ़ी किफ़ायती दाम में उपलब्ध है और इसको घर में खड़ी करने में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की जगह नहीं लेती है, जिससे अब विभिन्न प्रकार की साइकिल बाज़ार में आ चुकी हैं। और इसको लेकर क्या कहना है ग्राहकों का और क्या कहना है बेचने वाले दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। बताते चलें कि सबसे बड़ी बात ई-साइकिल से पॉल्यूशन भी और नॉइज़ पॉल्यूशन की भी कमी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी सेहतमंद और फ़ायदेमंद है। और इसको लेकर लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्वास्थ्य को देखते हुए भी लोग पसंद कर रहे हैं। जितनी दूर चलाना हो पैडल से चलाते हैं, अन्यथा बैटरी से भी ये साइकिल को चलाकर लोग अपना सफ़र आसानी से तय करते हैं। लोगों को हद से ज़्यादा भा रही है ये साइकिल। साइकिलिंग का डिमांड काफ़ी तेज़ बढ़ गया इस समय पर। जितने भी लोग ऐसे हैं जो परमानेंट अपना मतलब एक लिमिटेड स्पेस को तय करते हैं, जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जिसको आना जाना, जो टीचर हैं या फिर जो सरकारी या प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, तो वो मैक्सिमम अपनी बाइक्स को साइड में करके और ई साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, है ना। हेल्पफुल तो काफ़ी है ना, क्योंकि आप देखिए पेट्रोल का रेट बढ़ ही रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जैसे साइकिलों का रेट है वो 29,000 से स्टार्ट होती है अपनी ई साइकिल, ठीक है। और उसमें बेनिफिट है अगर आप पेट्रोल आप महीने भर भी चलाते हैं अपनी बाइक को तो 500-700 रुपये का पेट्रोल जाता है ना। और 500-700 2 साल की बैटरी की गारंटी आती है इसकी। अब 2 साल की बैटरी गारंटी अगर देखें और उसमें पेट्रोल का अपना माइनस करें, अगर साल का देख लें तो करीब 6-7 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये का तेल बच जाएगा 1 साल का। या अगर आप इसमें ऑप्शन है, आप 4 तरह के मोड पर चला सकते हैं। आप चाहें तो पैडल टेक पर चला सकते हैं, बैटरी विद पैडल चलेगा। और आप चाहें तो इसको उस तरह भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब एज ए स्कूटी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बैटरी ऑफ करके नॉर्मल साइकिल की तरह चला सकते हैं। एक वॉक मोड आता है, वॉक मोड पे भी चला सकते हैं आप। दुर्घटना की बात करें तो कितना सेफ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो दुर्घटना का कोई चांस ही नहीं है इसमें। बहुत ही आराम चलती है, इससे ज़्यादा स्पीड रहती है इसकी, तो बढ़िया रहता है ये। आप बच्चों को दे सकते हैं, अपने सीनियर सिटीजन्स को दे सकते हैं जो कैरी नहीं कर सकते स्कूटी, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नॉर्मली देखिए मेरा जैसे मैं प्लान करके आया हूँ कि हीरो का इलेक्ट्रिक साइकिल लेने का जो है, जिसमें हम दोनों ही चीज़ कर सकें। अगर बहुत लंबा जाना हो तो थोड़ा बैटरी का सपोर्ट मिल जाए, और अगर थोड़ा कम चलना हो तो अपना पैडलिंग करके अपना साइकिल से चल सके, एक्सरसाइज भी हो जाए अपना सामान दोनों का। पॉल्यूशन से देखिए, पॉल्यूशन में क्या बहुत अंतर आता है। आप अगर पेट्रोल से जाते हो, पेट्रोल चलता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। साइकिल में ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल से आपको दोनों पॉल्यूशन से आपको बचाता है।
तो बेस्ट रहता है आज की रेट में, पॉल्यूशन फ्री करिएगा तो साइकिल ये सबसे अच्छा है। क्या नाम है? प्रशांत नाम है हमारा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कोरोना ने अपनों से अपनों को दूर कर दिया, ऐसे में अब वैज्ञानिकों की माने तो चौथी लहर जून तक आने की संभावना है। ऐसे में अब नगर निगम ने कोरोना के संकट को फिर से देखते हुए कमर कस ली है। तो वहीं वार्ड नंबर 73 में आज नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा छिड़काव किया गया। नगर निगम कर्मियों ने सड़क नालियों में सैनिटाइज किया है और गली गली मोहल्ले जाकर नगर निगम की टीम अब सैनिटाइज कर रही है। कोरोना का खतरा फिर से एक बार लोगों को सता रहा है, जिसको देखते हुए फिर से नगर निगम ने आज शहर के पुराने शहर इलाके में छिड़काव किया है। जैसे रानी मंडी, समदाबाद क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा आज सैनिटाइज कराया गया है और जगह जगह दवाएं छिड़कवाई गई हैं। क्या कहना है नगर निगम कर्मी का, आइए सुनाते हैं। हेलो, नगर निगम की तरफ से है वार्ड नंबर 73 से कोरोना के वजह से सैनिटाइज कर रहा है पूरे एरिया में। क्या नाम है? मदन लाल। नगरी प्रयागराज की नज़ारा है पुराने पुल का, जहां आप देख सकते हैं पुराने पुल पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जो कि यहां साइकिल से या रिक्शे से गुजरते हैं, उनको अंधेरे में गुजरना पड़ता है। ऐसे में कई घटना भी हो सकती है, मगर जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान दिया नहीं। और अगर सही से यहाँ पर समय पर लाइट नहीं लगाई गई तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना या हादसा हो सकता है और कोई घटना को भी अंजाम दे सकता है। जिम्मेदारों की लापरवाही से हो सकती है बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज के नए यमुना ब्रिज का नज़ारा है, जहां लाखों रुपए से यमुना ब्रिज के किनारे बाउंड्री पर लगाई गई थी ये लाइटें, जो अब शोपीस बनकर रह गई हैं, ना ही जलती हैं, सिर्फ धूल फाक रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लाइटें नशेड़ी यहाँ से उखाड़ भी ले गए हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहाँ लाइटें शोपीस बनी हैं तो आधे से ज़्यादा लाइटें यहाँ से गायब हो गई हैं, मगर जिम्मेदार बेखबर हैं। और लाइट यहाँ की देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।